हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत है। और रीट के तांडव बैच में और एग्ज़ाम हमारा आज कौन सा वाला है, 13 वाला एग्ज़ाम हमारा है। 12 एग्ज़ाम इसके पहले हमारे हो चुके हैं और आज जो एग्ज़ाम है दोस्तों हमारा वो कौन सा है, एग्ज़ाम 13 है हमारे पास में आज। और इसके लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि आज के टेस्ट में क्या होने वाला है। आज का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। इस पर मत जाइएगा कि पीडीएफ टाइपिंग कैसी है क्या नहीं है, आप मैटर पे ध्यान दीजिएगा। बहुत ही शानदार वाला पेपर है आज का। कैसे सर ये? इसलिए क्योंकि इस पूरी यूनिट के अंदर राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन करवाऊंगा आज मैं। इस वाली यूनिट के पूरे के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर, मतलब 50-60 क्वेश्चन इसके अंदर करवाऊंगा मैं राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन वाले। तो ध्यान से देखिएगा और हर एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपके फ़ायदे के लिए ऐसी सब चीज़ें करी जा रही है। जैसे आज मैंने पूरा टेस्ट ना लेकर आज क्या किया है, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन के सभी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करने की पूरी कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने और एक प्रश्न को ध्यान से देखना है आपको। चलो, असंगत बताइए, है ना। आपके रीट वालों की ही यूनिट है राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, बट इसके अंदर क्या है, भूगोल की तादाद ज़्यादा है, भूगोल के क्वेश्चन ज़्यादा ऐड करे गए हैं इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, असंगत बताइए। राज्य पक्षी, क्या राज्य पक्षी है क्या मोर? नहीं है, बिल्कुल गलत, क्योंकि राज्य पक्षी हमारा क्या है, गोडावन है। राज्य पक्षी क्या है हमारा, गोडावन है। ये मोर दे रखा है इसलिए यह क्या हो गया, असंगत हो गया। गोडावन, गोडावन क्यों राज्य पक्षी कब बनाया गया, 1981 में। हमारा राजस्थान का क्या है, ये राज्य पक्षी है गोडावन। ध्यान रखना है आप लोगों को। आई बात समझ में? चलो ऑप्शन की ओर बढ़ते। आंसर तो हमारा पहला यही हो गया, गलत यही है, क्योंकि इस वजह से राज्य पक्षी, सॉरी राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। बिल्कुल सही बात है, ये भी राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। इसका वैज्ञानिक क्या है, प्रोसेसिस सिनेनेरिया। क्या है, प्रोसेसिस सिनेनेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का। प्रोपेसिस सिनेनेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है शमी जांटी, इन नामों से भी जाना जाता है। व्यापारिक नाम इसका कांडी है, किसका, खेजड़ी का। और हमारा राज्य वृक्ष कहलाता है ये। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्य पुष्प रोहिड़ा। और खेजड़ी की बात मैं कर दूं यहाँ पे, खेजड़ी की बात करो तो 1983 में इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी। मतलब राज्य वृक्ष बनाया गया था 1983 को, किसको, खेजड़ी को। चलो, राज्य पुष्प रोहिड़ा, रोहिड़ा को भी 1983 के अंदर क्या बनाया गया था, राज्य पुष्प बनाया गया था रोहिड़ा को। एंडुलेटा टेकोमेला इसका वैज्ञानिक नाम है। एंडुलेटा टेकोमेला रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है और ये हमारा राज्य पुष्प है। राज्य पशु की बात करें, चिंकारा, बिल्कुल सही बात है, 1983 में, है ना। चिंकारा को भी कब बनाया गया था, 1983 में बनाया गया था। जबकि 2014 के अंदर ऊंट को, किसको, ऊंट को भी हमारे यहाँ पे राज्य पशु घोषित कर दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन का किस तरह से पोस्टमार्टम हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और असंगत इसका पहला वाला रहेगा, क्योंकि मोर इसका आंसर नहीं है, गोडावन इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 2, ध्यान से देखो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 को। अगर आपको यहाँ पे नीचे वाला प्रश्न दिख रहा है या ऊपर वाला, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, केवल उसी प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को आप, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार बताना है। अब देखो यहाँ पे पड़ता है क्या, गंगानगर, यहाँ पे पड़ता है बीकानेर, यहाँ पड़ता है जैसलमेर और यहाँ क्या पड़ता है, बाड़मेर पड़ता है। अब दोस्तों हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ से लेकर, गंगानगर से लेकर बांखासर बाड़मेर तक, कहाँ तक, बांखासर, बांखासर बाड़मेर, कौन सी जगह है, बांकासर बाड़मेर है। शाहगढ़ भी पड़ता है यहाँ पर, बांकासर बाड़मेर शाहगढ़। कहाँ से, हिंदूमल कोट गंगानगर से। कहाँ से, हिंदूमल कोट गंगानगर से इस रेखा का विस्तार है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। चलो, कहने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और भारत, मतलब पाकिस्तान और अपने राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसी को रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है, क्योंकि डॉक्टर रेड क्लिफ ने ही इसका नाम दिया था। अब बात करें हमारी कितनी सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई जाती है 1070 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो जैसलमेर बनाता है, 464 किलोमीटर की। कितनी बनाता है दोस्तों, 464 किलोमीटर की। जबकि सबसे कम गंगानगर 168 किलोमीटर की बनाता है। गंगानगर कितनी बनाता है, 168 किलोमीटर सबसे कम है। जो ध्यान रह जाएगा आपको, बिल्कुल रह जाएगा सर, है ना। और ध्यान रखना
और उसकी बात करें अपन, बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर की। कौन बनाता है? बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर की, गंगानगर नहीं बनाता है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जैसलमेर है 464 किलोमीटर की, जबकि बीकानेर 168 किलोमीटर की बना रहा है। ध्यान रखना है। बाड़मेर 228 किलोमीटर की बनाता है। ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों को। आई बात समझ में? और ये जो बनाता है ये 210 किलोमीटर की बनाता है। गंगानगर 210 किलोमीटर की, बीकानेर 168 की, जैसलमेर 464 की, बाड़मेर 228 की। बट आपको इतना याद नहीं रखना, आपको याद रखना है जैसलमेर 464 किलोमीटर सबसे ज़्यादा बना रहा है क्योंकि, और सबसे कम वाला याद रखना है आपको बीकानेर 168 किलोमीटर की। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? रेड क्लिप रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक है, बांकासर तक। यही तो हमारा सही जवाब है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 बड़ा ही इजी वाला प्रश्न है, देखो ध्यान से। राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? मतलब सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को, कितनी तारीख को? 21 जून को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है। अब की बार कौन सा मनवाया है? 7वां योग दिवस मनाया गया है इस बार। तो बांसवाड़ा के अंदर सबसे सीधी किरणें चमकती है, ये बात याद रखना है आपको सूर्य की। प्रश्न संख्या 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 4 को भी। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 4। कह रहा है रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों में घिरी पयाला झीलें, कौन सी झीलें? पयाला झीलें क्या कहलाती है दोस्तों? ये खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। अब होता क्या है, जब इन दोनों के बीच में जब पानी जम जाता है, पानी भर जाता है ना, फिर ये सूख जाता है। क्या वो हो जाता है? ये सूख जाता है। सूखने के बाद में यहाँ पे जो ज़मीन बनती है वो उपजाऊ भूमि हो जाती है। कौन सी भूमि हो जाती है? उपजाऊ भूमि। और इस उपजाऊ भूमि में मक्का, जौ, बाजरा, मोटे अनाज वाली कृषि की जा सकती है। और इस तरह की झीलों को और इस तरह की कृषि को कौन सी कृषि कहा जाता है? खड़ीन कृषि या खड़ीन झीलें कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खड़ीन। खड़ीन कृषि का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। क्वेश्चन संख्या 5 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 5 भी, चलो देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखो। लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में स्थित है? लाठी सीरीज क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? लाठी जो सीरीज क्षेत्र है दोस्तों वो पाया जाता है जैसलमेर की सीमा पर। कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस क्षेत्र को लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। और इस लाठी सीरीज क्षेत्र में कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है, जो दुधारू पशुओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। चलो बात करें कौन सा आंसर इसका आ जाएगा? जैसलमेर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट और शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 भी ध्यान से देखो दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखिएगा। राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माना है? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है? 12 जिले ऐसे हैं जिनको मरुस्थलीय जिले माना गया है। कितने जिले हैं दोस्तों? 12 जिले हैं। जैसे मानो ये है अरावली। अब अरावली के इधर कितने जिले बताए? मरुस्थल के 12 जिले। कितने जिले बताए हैं? 12 जिले। अब सुनना दोस्तों, बात अगर मरुस्थल की पूछता है तो आंसर हमारा 12 होगा। बात अगर मरुस्थल की पूछता है तो आंसर हमारा क्या होगा? 12 होगा। बट एक बात ध्यान रखना, अगर बात पूछता है कि अरावली के पश्चिम की ओर कितने हैं, अरावली के पश्चिम की ओर कितने हैं, तो 12 + 1 आपको करना होगा, 13 जिले होंगे। सर ये एक कहाँ से आया? क्योंकि एक यहाँ पे जो पड़ता है ना सिरोही, 12 + 1 मतलब सिरोही को काउंट करना होगा। जब भी अरावली से पश्चिम की ओर के पूछे जाएंगे जिसमें 12 मरुस्थल के और एक किसका काउंट होगा दोस्तों? एक सिरोही काउंट होगा। इस तरह से अरावली के पश्चिम की ओर कितने जिले हो जाएंगे? 13 जिले हो जाएंगे। जबकि मरुस्थल की पूछे तो कितने आएंगे? 12 आएंगे। केवल मरुस्थल की पूछे तो 12 आएंगे और अरावली के पश्चिम की पूछे तो 13 आएंगे। क्योंकि 13 इसलिए आएंगे क्योंकि 13वां जो जिला है ना वो कौन सा हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा। याद रखना है आपको ये सब पॉइंट भी। अब इस 12 जिले में कौन कौन से जिले हो सकते हैं? इस 12 जिले के अंदर देखो दोस्तों, पूरा बीकानेर संभाग है, एक तो पूरा बीकानेर संभाग आ जाता है, एक शेखावाटी वाला इलाका आ जाता है और एक जोधपुर संभाग आ जाता है। कौन कौन से आ जाते हैं? बीकानेर मतलब यहाँ पे पूरा बीकानेर संभाग आ जाएगा एक तरह से।
है ना, कौन सा, बिकचूहाला, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़, 4 जिले तो ये हो गए, है ना। शेखावटी में, अब शेखावटी में कौन कौन से आ जाएंगे, शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू, अब चूरू तो हमने ले लिया, तो सीकर, झुंझुनू शेखावटी के अंदर आ जाएंगे। जोधपुर के अंदर पूरा का पूरा संभाग आएगा, पूरा का पूरा संभाग आएगा, बट ध्यान रखना कौन कौन सा मैं डिटेल से बता देता हूँ। देखो बीकानेर संभाग में तो 4 जिले आ जाएंगे, बिकचूहावाला, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। अब शेखावटी के अंदर कौन कौन से आएंगे, सीकर और झुंझुनू, कौन कौन से आएंगे, सीकर और झुंझुनू। गुरुजी यहाँ तो चूरू भी तो है शेखावटी में, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ऊपर ले लिया ना उसको, इसलिए नहीं लिख रहे यहाँ पे, ठीक है। सीकर और झुंझुनू, देखो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब जोधपुर संभाग, एक तो खुद जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, है ना, पाली, अब याद रखना आप बाड़मेर, याद रखना इन सब चीज़ों को, सिरोही, है ना, सिरोही नहीं आएगा इसके अंदर, ध्यान रखना क्या आएगा, नागौर, क्या आएगा, नागौर। तो देखो जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, नागौर आएगा, जबकि नागौर जोधपुर संभाग में नहीं आता, नागौर तो अजमेर संभाग में आता है, बट यहाँ पर रेगिस्तानी वाले इलाके में काउंट होएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मरुस्थले वाले, याद रखना। पूरा बीकानेर संभाग आ जाएगा, शेखावटी के जिले आ जाएंगे, और जोधपुर संभाग पूरा आएगा, बट सिरोही की जगह नागौर आएगा, ये याद आपको याद रखना है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, क्वेश्चन संख्या 17 क्या बोल रहा है दोस्तों, देखो दोस्तों ध्यान से देखने का है। देखो भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। अगर भारत के अंदर 100% थार का मरुस्थल है भारत के अंदर, तो इसमें से राजस्थान के पास 62% है। कितना है, 62% इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा दोस्तों, इस यूनिट के प्रश्न आपके यहीं से निकल जाएंगे एग्जाम के अंदर, कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न। राजस्थान का अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 9 मिनट, सॉरी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक है बताओ, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये तो क्या है, हमारा अक्षांश से विस्तार है। ये देखो 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर विस्तार कितना है अपना, देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का अक्षांश से विस्तार बताओ, 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतर विस्तार बताओ, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन संख्या 9। ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चनों को। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। कौन सी है, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, ध्यान रखना है। खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से इसका प्रारंभ होता है, खेतड़ी झुंझुनू रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक ये जाती है, ध्यान रखना। और अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। कितनी है, 930 मीटर है समुद्र तल से औसत ऊंचाई अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर, जो कहाँ पर स्थित है, सिरोही के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई लंबाई जो भी है 1727 या 1722 मानी जाती है। संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को कहा था, ये आपको याद रखना है। तो बताओ गुरु शिखर की चोटी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है गुरुजी। चलो प्राचीन वलित पर्वतमाला का नाम बताओ, अरावली है। वलित पर्वतमाला कौन सी है, अरावली है। उसके बाद बताओ मुझे गुरु शिखर की जो अपनी जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 या 1727 मीटर है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10। ध्यान से देखो क्वेश्चन संख्या 10 को। क्वेश्चन संख्या 10 को देखिएगा दोस्तों, असंगत बताइए। क्या बताना है आपको, असंगत बताना है। देखो मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, सीकर के अंदर हैं, बिल्कुल सही जवाब। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, सीकर में, बिल्कुल सही है। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, सीकर में है, बिल्कुल सही बात है।
हर्ष जो किसका भाई था, ये जीण माता का भाई था। कौन सी माता का, जीण माता। मंदिर कहाँ पे है जीण माता का, रेवासा सीकर के अंदर है। कहाँ पर है, रेवासा सीकर के अंदर है। ढाई प्याले का सेवन करने वाली देवी है, ध्यान रखना है। मधुमक्खियों की देवी भी इनको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और हर्ष भैरव का मंदिर भी वहीं है, ध्यान रखना है। ऋषिकेश चोटी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है, ये भी सही जवाब। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, ये भी सही है। मालखेत पहाड़ी, ये भी सही है। जेरा चोटी सीकर में नहीं है, जेरा चोटी भी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। तो इसका सही जवाब डी वाला असंगत हो जाएगा। असंगत बताइए क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 को ध्यान से देखो दोस्तों, असंगत बताना है। नाग पहाड़ कहाँ पर है, अजमेर में, बिल्कुल सही बात है। और नाग पहाड़ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, लूणी नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी के किनारे किसका मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। कहाँ पे लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पे लगता है दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। स्नेक माउंट कहाँ पर है, अजमेर में, क्योंकि नाग पहाड़ को ही स्नेक माउंट कहा जाता है। शेर वाली चोटी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। और गुरु शिखर भी कहाँ पे, सिरोही में। अचलगढ़ भी कहाँ पे, सिरोही में। जेरा चोटी भी कहाँ पे, सिरोही में। खो और बाबाई कहाँ पर है, जयपुर के अंदर, ये भी सही जवाब। भैरा चोटी कहाँ पर है, धौलपुर में नहीं है, भैरा चोटी अलवर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, अलवर के अंदर है। तो इसका सही जवाब डी वाला है। क्वेश्चन संख्या 12, ध्यान से देखो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 12 को। क्वेश्चन संख्या 12 क्या कह रहा है, सुनो दोस्तों ध्यान से। राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का समय क्या है, क्या होता है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन ये होता है दोस्तों, जब हमारा मानसून प्रवेश करता है वो ऐसे करता है, जब वापस लौटता है तो ऐसे लौटता है। तो लौटते हुए मानसून, कौन सा मानसून, लौटते हुए मानसून को ही क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तन मानसून कहा जाता है। और ऐसी स्थिति राजस्थान में लौटता हुआ मानसून कब आता है, अक्टूबर नवंबर में। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 को ध्यान से देखना है। देखो दोस्तों ध्यान से, अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है, वर्षा का वार्षिक औसत कहाँ पे, अरावली में। तो 80 सेमी है। कितना है दोस्तों, 80 सेमी वार्षिक वर्षा का औसत कहाँ का, ये अरावली का। सबसे प्राचीन क्या है, ये पर्वतमाला है, वलित भी है। कौन सी है, वलित भी है। गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। असंगत बताओ क्वेश्चन संख्या 14। क्वेश्चन संख्या 14 को ध्यान से देखना है, असंगत बताना है आपको। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है, बिल्कुल सही बात है। गणेश सभ्यता कहाँ पर है बताओ, सीकर के अंदर है। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से कौन सी नदी निकलती है, कांतली नदी निकलती है, याद रखना है। आहार सभ्यता कहाँ पर है, बेडस नदी के किनारे, बिल्कुल सही बात है। आहार सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, याद रखना है। बेडस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। बागोर सभ्यता कोठारी नदी किनारे, बिल्कुल सही बात है। बागोर सभ्यता कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है। कहाँ पे, कोठारी नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता लूणी नदी के किनारे नहीं है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15, ध्यान से देखो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 को। देखो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन संख्या 15 को। उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से किस नदी का उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से जो नदी का उद्गम होता है वो है रूपारेल नदी। कौन सी रेल नदी है, रूपाल रेल नदी है। और इस नदी को लसवारी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लसवारी नदी भी कहा जाता है। और उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। माही नदी, माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, ओम मोरू की पहाड़ी महद झील से। कहाँ से हुआ, ओम मोरू की पहाड़ी महद झील से हुआ। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ये ध्यान रखना है। बेडस नदी, बेडस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, गोगुंदा की पहाड़ी। बात करें हम आहू नदी की, आहू नदी का जो उद्गम होता है सुसनेर मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है, सुसनेर मध्य प्रदेश से आहू नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी को क्या बोलते हैं अपन, लसवारी नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है। और थानागाजी उदयनाथ की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, लसवारी नदी का, मतलब रूपारेल नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन संख्या 16 को ध्यान से देखो दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 16 को ध्यान से देखना है।
बनास नदी कौन से ज़िले में नहीं बहती है, ये बताना है आपको कि बनास नदी कौन से ज़िले में नहीं बहती है। अब बनास नदी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, छोटा सा मैं बना रहा हूँ, मैं ऊपर देखो, है ना। बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। कहाँ से होता है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। और राजसमंद के बाद ये जाती है चित्तौड़ में। कहाँ पे जाती है? चित्तौड़ में जाती है। उसके बाद ये जो नदी जाती है वो जाती है भीलवाड़ा में। कहाँ पे जाती है? भीलवाड़ा में जाती है। और भीलवाड़ा के बाद जो जाती है ये अजमेर में जाती है। कहाँ पर जाती है? अजमेर में। और अजमेर के बाद जो जाती है ये टोंक में जाती है। कहाँ पे जाती है? टोंक में। उसके बाद ये जाती है सवाई माधोपुर में जाती है। तो देखो बनास नदी राजसमंद कहाँ से उद्गम हुआ, ध्यान से सुनना दोस्तों। बनास नदी का उद्गम हुआ कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। उसके बाद कहाँ गई? ये चित्तौड़ के अंदर। फिर कहाँ गई? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है बनास, मेनाल, बेड़च। कौन कौन सी नदियां हैं? बनास, मेनाल, बेड़च, 3 नदियां संगम बनाती हैं यहाँ पे भीलवाड़ा के बाद, बिंगोल भीलवाड़ा में। उसके बाद ये अजमेर जाती है। अजमेर के बाद टोंक जाती है। टोंक राजमहल टोंक है ना, कहाँ पर? राजमहल टोंक में भी संगम बनाती है दोस्तों। ये कौन कौन सी नदियाँ? डाई, खारी और बनास। कौन कौन सी नदियाँ हैं? डाई, खारी, बनास है। देखो दोस्तों टेस्ट के अंदर इतना कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। टेस्ट के अंदर मैं एक तरह से पूरा देखो, पूरे नदी, ज्योग्राफी सब कुछ कवर कर रहा हूँ आपका, इसलिए आप धैर्य रखिए थोड़ा सा दोस्तों। सारे टेस्ट हमारे हो जाएंगे, कोई नो टेंशन रहिएगा आप। बस हम अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप इस पर आप विश्वास रखिए, अच्छा कंटेंट हम पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है हमारे लिए, टेस्टों की तादाद करने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा टेस्ट करने से। बस पहले तो ये होता है कि हमारा जो पढ़ रहे हैं मैटर वो कंटेंट सही होना चाहिए। कहने का मतलब वो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए दोस्तों। ऐसे आपको कह दे कि 10,000 प्रश्न ले लो, काम के भी तो होने चाहिए और याद भी होने चाहिए दोस्तों। इसलिए आप ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा और याद करिएगा। उसके बाद टोंक के बाद ये नदी कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर में जाती है। कहाँ पे जाती है? सवाई माधोपुर में। आपको पता है ना, चंबल, बनास और सीप त्रिवेणी संगम बनाते हैं सवाई माधोपुर के रामेश्वर में। आई बात समझ में? तो बनास नदी कहाँ पे नहीं गई? उदयपुर में ही तो नहीं गई, अजमेर में भी गई, चित्तौड़ में भी गई, राजसमंद में भी गई। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। चलो आगे की ओर बढ़ते हम। क्वेश्चन संख्या 17, बंद बारेठा है ना, जो बंद बारेठा क्या है? ये बांध है। ये क्या है दोस्तों? बांध। देखो बंद बारेठा बांध जो होता है किस नदी का जल आता है? बंद बारेठा में। बंद बारेठा बांध कहाँ पड़ता है? पहली बात तो भरतपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में। और बंद बारेठा में कौन सी नदी का जल आता है? चूहड़ सिद्ध नदी का। कौन सी नदी का आता है दोस्तों? चूहड़ सिद्ध नदी का आता है। ये रूपारेल नदी, थानागाजी अलवर से इस नदी का उद्गम होता है ना, रूपारेल का भी पढ़ा था हमने। इसको कौन सी नदी कहते हैं? लसवारी नदी भी इसको कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? लसवारी नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, ध्यान से देखो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 18 को। क्वेश्चन संख्या 18 क्या बोल रहा है? असंगत बताओ, यूँ कह रहा है ये। पिछोला झील कहाँ पे? उदयपुर में। बिल्कुल सही बात है। 14वीं शताब्दी में पिछोला झील का निर्माण हुआ। राणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। नटनी का चबूतरा इस झील के किनारे है। जग मंदिर और जगनिवास महल इस झील में बने हुए हैं। ध्यान रखना, पिच्छू नामक बेल के कारण इस झील का नाम पिछोला पड़ा था। राणा लाखा के शासनकाल में बना था। नटनी का चबूतरा इसके किनारे है। याद रखना है, शाहजहां इसके अंदर ठहरा हुआ था। 1857 की क्रांति के जो सैनिक थे वो भी ठहरे हुए थे। ध्यान रखना। नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में। बावड़ियों का शहर है बूंदी, ये याद रखना है आपको। 84 खंभों की छतरी भी है बूंदी में, वो भी आपको याद रखना है। अनुरी सिंह धाभाई ने उसको बनाया था। आना सागर झील अजमेर में, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे गलत क्या है? देखो दोस्तों ध्यान से, फतेह सागर झील अजमेर में, यही असंगति, ये गलत है। फतेह सागर झील अजमेर में नहीं है। फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। बिल्कुल सही है गुरुजी, कल आपने अजमेर बता दिया था। हाँ बिल्कुल, सॉरी इस बात के लिए, कल मैंने यहाँ पे अजमेर बता दिया था फतेह सागर झील का। मतलब कल का मतलब है इससे पहले की जो क्लास थी उसमें फतेह सागर में मैंने गलती से क्या बोल दिया था? अजमेर बोल दिया था। और सही आंसर क्या है इसका? उदयपुर है। चलो क्लियर हो गया होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 19 को ध्यान से सुनो दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 19, किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग बनाया? पहली बात तो सम्राट जहांगीर ने क्या बनाया? दौलत बाग। दौलत बाग किसने बनवाया? सम्राट जहांगीर ने बनवाया। शाहजहां ने बारादरी का निर्माण कराया। बारादरी का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। जबकि दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। तो बताओ मुझे कौन सी झील के किनारे करवाया? आना सागर झील के किनारे करवाया है। और आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। कुचामन झील कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20,
असंगत बताना है दोस्तों, आपको असंगत बताना है। बताओ जिगजेग बांध कहाँ पर है? बूंदी में। बिल्कुल सही बात है, जिगजेग बांध कहाँ पर है? बूंदी में। सुना दोस्तों नाम, पहले कभी सुना होगा, कुछ लोगों ने, कुछ ने नहीं सुना होगा। जिगजेग बांध कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। मेजा बांध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पे बना हुआ है मेजा बांध, भीलवाड़ा में। बीसलपुर बांध टोंक में। बिल्कुल सही जवाब, बीसलपुर बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? बनास नदी पे। 2 जिलों को पेयजल आपूर्ति कराता है ये जयपुर। किसको? जयपुर और अजमेर को। जयपुर और अजमेर को पेयजल आपूर्ति कराता है बीसलपुर बांध, जो टोंक के अंदर है। पांचना बांध 5 नदियों पे बना हुआ है, जो भरतपुर में नहीं है। कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर है? करौली के अंदर है। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलो क्वेश्चन संख्या 21। क्वेश्चन संख्या 21 को ध्यान से देखो दोस्तों। कौन सा जिला डांग क्षेत्र में आता है? कौन सा जिला डांग क्षेत्र में आता है? धौलपुर डांग क्षेत्र के अंदर आता है। दोस्तों इन क्लासों को आप लास्ट में जरूर पढ़ के जाइएगा पेपर के अंदर। हम क्या करते हैं, एक क्लास को पढ़ने के बाद सोचते हैं हो गया, बट हम पहले का भूल जाते हैं। इसलिए एक बार लास्ट में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। जब आपको पता लगेगा कि पेपर के अंदर आपको बैठेगा ना, जब क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे मतलब नॉर्मल जो प्रश्न होंगे वो आराम से बैठ जाएंगे। मतलब हम कोशिश तो पूरी ही कर रहे हैं दोस्तों, फिर भी आप अपनी मेहनत को लगातार शानदार तरीके से जारी रखिए, क्योंकि आपको पेपर इस बार क्या करना है? पार करना है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। असंगत बताओ क्वेश्चन संख्या 22। क्वेश्चन संख्या 22 में असंगत बताना है आपको। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? जयपुर में है। बिल्कुल सही बात है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ये भी बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक जनघनत्व भी कहाँ पर है? जयपुर का है 595 वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? जैसलमेर की। तो न्यूनतम जनघनत्व भी कहाँ का है? जैसलमेर का। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? जालोर की है। बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक साक्षरता जयपुर की नहीं है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? कोटा की है। जब संभाग की अगर बात कर ले तो संभाग में जयपुर आएगा। कौन सा आएगा? जयपुर। चलो अगला प्रश्न वही है हमारा, क्वेश्चन संख्या 23। क्वेश्चन संख्या 23 को ध्यान से देखो। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस संभाग में पाई जाती है? अब संभाग की बात करी तो जयपुर आएगा ना। कौन सा आएगा आंसर इसका? जयपुर आ जाएगा। अजय सीकर से 2 झुंझुनू लेकर आना। अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, ये आते हैं जयपुर संभाग में जिले। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 24। क्वेश्चन संख्या 24 को ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है ये प्रश्न। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? अब महिला साक्षरता वाले सर्वाधिक जिले हैं कोटा, जयपुर और झुंझुनू। कौन कौन से बताओ? कोटा, जयपुर और झुंझुनू क्या है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले क्या है? ये जिले हैं। क्वेश्चन संख्या 25। क्वेश्चन संख्या 25 को देखो दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 25 को ध्यान से देखिएगा। वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है शिक्षा? स से समवर्ती सूची। किसका विषय है? समवर्ती सूची का है। क्वेश्चन संख्या 26, ध्यान से देखो दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 26 को यह कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 26, राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन कौन से पाए जाते हैं? राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? डोक वन। कौन से वन पाए जाते हैं? डोक वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 27, ध्यान से देखो दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 27 को, सागवान वृक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोपण हेतु उपयुक्त जिले कौन से हैं? सागवान के लिए उपयुक्त जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर। कौन कौन से हैं? उदयपुर और बांसवाड़ा। कौन कौन से हैं दोस्तों? उदयपुर और बांसवाड़ा सागवान के लिए उपयुक्त हैं। चलो क्वेश्चन संख्या 28, आपको देख पा रहे होंगे कितने क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उस यूनिट के, भूगोल वाली यूनिट के कितने तैयार हो रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मैं आपके लिए एक राजस्थान की क्लास पहले भी लेके आया था, जिसमें तीनों यूनिटें मैंने राजस्थान की कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों कवर करवाई थी। इसी तरह से मैं बीच बीच में राजस्थान का ज़्यादा लाता रहूँगा। उससे क्या होगा, आपका पेपर में क्या है, राजस्थान के क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है ना, इस वजह से। चलो असंगत बताइए, माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में। बिल्कुल सही बात है। माचिया सफारी पार्क कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। जबकि हम आगे बात कर रहे हैं सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। दरा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में तो है, पर अजमेर में नहीं है। कोटा के साथ अगर झालावाड़ आता तो बिल्कुल चल जाता, ठीक है। तो कोटा झालावाड़ में तो है, पर अजमेर में नहीं है। तो यही हमारा असंगत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 29 की ओर हम बढ़ते हैं। 29 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 29, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में कदम के वृक्ष पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं केवलादेव घना बख्शी विहार में।
कहाँ पे पाए जाते हैं? केवला देवघना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए। कहाँ पर स्थित है? चूरू के अंदर। सीता माता बैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरियों के लिए। सीता माता कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। केवला देवघना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। सरिस्का कहाँ पर है दोस्तों? अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। ये मत सोचिए दोस्तों कि सर किस तरह के पीडीएफ में हमें पढ़ाना है। दोस्तों मैटर पे ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार मैटर है। वो हमारे टाइपिंग कुछ नहीं था आज यहाँ पे, इस वजह से टाइपिंग नहीं हो पाई, इसलिए हाँ सीधा इस पे लेके आया हूँ मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ पे। पर इसमें कोई नो टेंशन रहने वाली बात है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट दिख अच्छा, जो हम जिसकी जरूरत है ना पढ़ने की, वो अच्छा दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा मैटर, और मैटर शानदार है दोस्तों, बहुत ही गजब का है। आज के पेपर का ध्यान रखना, पेपर में छपने लायक है, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियसली लेना है, इग्नोर नहीं करना। ये मत सोचना कि ज़्यादा सजावट नहीं है पीडीएफ में सजावट नहीं है, पर मैटर शानदार है। अशोक विहार मृगवन कहाँ स्थित है? अशोक विहार मृगवन स्थित है जोधपुर में। जोधपुर से एक चीज बता दूं मैं आपको, 1730 में क्या हुआ था? खेजड़ली आंदोलन हुआ था अभय सिंह के शासनकाल में। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 31। क्वेश्चन संख्या 31 को देखो दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 31? असंगत बताओ। खेरी नस्ल किसकी है? भेड़ की। सोनारी नस्ल किसकी है? भेड़ की। राठी नस्ल किसकी है? गाय की। मुर्रा नस्ल किसकी है? गाय की नहीं है, किसकी है? भैंस की। किसकी है दोस्तों? भैंस की है मुर्रा नस्ल, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? मुर्रा नस्ल। थार पारकर भी किसकी है? गाय की है। किसकी है दोस्तों? गाय की। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल को कहते हैं? राठी नस्ल को, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? ऊन उत्पादक जिला तो दोस्तों जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। नहीं गुरुजी, हमने तो बीकानेर पढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी क्या है? ऊन मंडी है बीकानेर के अंदर, जबकि ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? जोधपुर है ऊन उत्पादक जिला। तो सही आंसर तो क्या रहेगा? जोधपुर ही रहेगा। क्वेश्चन संख्या 33। क्वेश्चन संख्या 33 को ध्यान से देखो दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 33? रबी की फसलों में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च के लगभग काट ली जाती है, इसे रबी की फसलें कहते हैं, और गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादक फसल है। चलो क्वेश्चन संख्या 34, वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 34। काजरी शोध संस्थान बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला प्रश्न भी, क्वेश्चन संख्या 35। देखो 20 अक्टूबर 1993, इस तारीख को गौर से देखो, 20 अक्टूबर 1993, फिर गौर से देखो, 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान की स्थापना कहाँ पर हुई? ये तो आपको याद था कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान की स्थापना सेवर भरतपुर में हुई। कहाँ पर हुई? सेवर भरतपुर के अंदर हुई, बट तारीख याद रखना 20 अक्टूबर 1993, जबकि तबीची अजमेर के अंदर क्या है? मसाला अनुसंधान केंद्र है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 36। क्वेश्चन संख्या 36 की ओर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 36, माही सुगंधा किसकी किस्म है? चावल की। किसकी है? चावल की है माही सुगंधा, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 37। क्वेश्चन संख्या 37 पे गौर फरमाइएगा एक बार आप ध्यान से। देखो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। ओसिया में क्या है? जैन मंदिर है। इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है ओसिया को। तिलवाड़ा में तो मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। किसका लगता है? मल्लीनाथ जी का, लूनी नदी के किनारे। सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। यहाँ पे मेहंदी होती है। क्या? मेहंदी उत्पादन होता है यहाँ पर। चलो क्वेश्चन संख्या 38, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन संख्या 38 भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। बायोडीजल हेतु, किसके लिए? बायोडीजल हेतु निम्न में से किसका रोपण करवाया जाता है? ये करवाया जाता है रतन जोत का। किसका करवाया जाता है दोस्तों? रतन जोत का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बायोडीजल के लिए किसका प्रयोग करवाया, रोपण करवाया जाता है? रतन जोत का। क्वेश्चन संख्या 39, ध्यान से देखो दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 39, राजस्थान में कुल कृषित क्षेत्रफल का, राजस्थान के अंदर जितनी भी है ना कुल कृषि क्षेत्रफल, जैसे मान लो 100% क्षेत्रफल में क्या है? कृषि। लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? मतलब अगर 100% मान लो खेती हो रही है, तो इसमें से कितना परसेंट भाग है राजस्थान के अंदर जो क्या है? सिंचित है। और ये जो भाग है ना,
कितना सिंचित है, मतलब ये बताना है आपको 30% सिंचित है। कितना परसेंट है? 30%। आज देखो आप इतने जबरदस्त प्रश्न आएंगे आज, आप देखो, क्योंकि क्लास लेट आई ना आपकी, इस वजह से अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन संख्या 44, ध्यान से देखो दोस्तों, शानदार प्रश्न है ना, है नहीं है बताओ, कमेंट में जरूर बताना। ये मत बताना सर टेस्ट जल्दी जल्दी करवाओ, टेस्ट तो रेगुलर आ जाएंगे, नो टेंशन रहो, पर मैटर पे ध्यान रखो आप तो, क्योंकि मैटर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ ना उन्हीं में से आपके बैठने की पूरी संभावना रहेगी, है ना। और उसके पहले आपके जो भी आपके स्तर पर भी तो पढ़ाई कर रहे होंगे आप, तो तैयारी तो बहुत बेहतरीन हो ही रही होगी आप सभी की, तो आप तो बस मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा जरूर, ठीक है। पॉजिटिव रहिए अपने आप में कि बहुत ज़्यादा कि भाई हाँ होगा हमारा सिलेक्शन, और जो हम पढ़ते हैं उस पर विश्वास रखिए, आप खुद पढ़ते हैं उस पर विश्वास रखिए, और हम जो पढ़ाते हैं उस पर भी विश्वास रखिए। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। नर्मदा नदी में एक बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन संख्या 41, ध्यान से देखो दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 41 को, 41 वाले को ध्यान से देखना है। माही बजाज सागर परियोजना स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत, है ना, विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो कितनी है माही बजाज सागर की? वो है 140 मेगावाट। कितनी है दोस्तों? 140 मेगावाट है माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत क्षमता। ध्यान रखना, माही नदी है ना, ओम मोरू की पहाड़ी महझील से उस नदी का उद्गम होता है, याद हो तो आपको, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाती है, फिर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। चलो माही बजाज सागर बांध की हम बात करें, माही नदी पे बांध बने हुए हैं, एक तो ये माही बजाज सागर, कौन सा है? माही बजाज सागर है एक तो है माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, और एक है कागदी पिकअप बांध। कौन सा है? कागदी पिकअप बांध है, कागदी पिकअप बांध। और एक गुजरात में बना हुआ है, इसके ऊपर कडाना बांध। कौन सा बांध है? कडाना बांध। तो ये किस नदी पर है? माही नदी पर बने हुए बांध हैं। चलो असंगत बताओ क्वेश्चन संख्या 42 पे। क्वेश्चन संख्या 42 देखो कितना गजब का प्रश्न है, असंगत बताना है। गांधी सागर बांध की स्थापना कब हुई? ये सब क्या है? स्थापना है ये सभी के सभी। गांधी सागर बांध की स्थापना 1952 में हुई क्या? नहीं हुई गुरुजी। गांधी सागर बांध की स्थापना तो 1959 में हुई है। कब हुई है? 1959 में। और काजरी शोध संस्थान की स्थापना भी 1959 में ही हुई है। राणा प्रताप सागर की 1970 में हुई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोटा बैराज की 1960 में हुई है स्थापना, यह भी सही बात है। जवाहर सागर की 1972 में हुई है, यह भी सही बात है, सही बात है। बताओ गांधी सागर की स्थापना कब हुई? 1959 में हुई गुरुजी। कब हुई? 1959 में। राणा प्रताप सागर की 1970 के अंदर हुई। कोटा बैराज की कब हुई बताओ? 1960 के अंदर। और जवाहर सागर की 1972 के अंदर हुई है। ध्यान रखना किस नदी के बांध है ये? चंबल नदी के बांध है। तो यहाँ पे तो सही जवाब क्या आ जाएगा? पहला वाला, क्योंकि ये क्या है? असंगत है। यहाँ पे क्या है? असंगत। अब ध्यान से देखो आप, चंबल नदी पे जो बांध बने हुए हैं ना, चंबल नदी पे जो बांध बने हुए हैं, ये देखो, जैसे ये पड़ गया एमपी वाला इलाका और ये पड़ गया राजस्थान वाला, ठीक है। और चंबल नदी पे बांध बने हुए हैं, यहाँ एमपी में बना हुआ है कौन सा? गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, जो सबसे बड़ा बांध है इसके ऊपर। और फिर यहाँ बना हुआ है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, ध्यान रखना। और ये बना हुआ है जवाहर सागर बांध, ठीक है। फिर बना हुआ है कोटा बैराज। कौन सा बना हुआ है? कोटा बैराज बना हुआ है। और इस कोटा बैराज से नहरें निकाली गई है, दाई नहर और बाई नहर, दो नहरें निकाली गई है। अब गांधी सागर बांध की स्थापना कब हुई? 1959 के अंदर। राणा प्रताप सागर बांध कब हुई? 1970 में। और जवाहर सागर की कब हुई? 1972 के अंदर। याद रहेगा ना, देखो 1959, फिर 70, फिर 72, ऐसे आपको याद रखना है। बट फिर कोटा का तो 1960 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 43। क्वेश्चन संख्या 43 को ध्यान से देखो दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 43? चंबल परियोजना पूरी बता दी अभी मैंने। चंबल परियोजना राज्य को कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त करती है? चंबल परियोजना है ना, वो राजस्थान को कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है? 193 मेगावाट देती है राज्य को। कितना देती है? 193 मेगावाट। क्वेश्चन संख्या 44। इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट किस स्थान पर है? जो इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी जो नहर है दोस्तों, उसका जो 0 पॉइंट है वो कहाँ पर है? मोहनगढ़ जैसलमेर में। कहाँ पर है? मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर है 0 पॉइंट।
मोहनगढ़ जैसलमेर में। कोलायत कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। परबसर कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 45। क्वेश्चन संख्या 45 कह रहा है कि पिचियाग बांध कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन संख्या 46 बहुत ही गजब का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने की प्रबल संभावना रहेगी इस प्रश्न की। फव्वारा सिंचाई पद्धति, कौन सी पद्धति? फव्वारा सिंचाई पद्धति का संबंध किससे है? नर्मदा नहर परियोजना से। ध्यान रखना, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना। कौन सी? बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, फव्वारा सिंचाई परियोजना नर्मदा नहर परियोजना की है, याद रखना है आपको। चलो, और बीसलपुर परियोजना की बात करूं तो कौन से जिलों को पेयजल आपूर्ति कराती है? जयपुर और अजमेर को। बीसलपुर परियोजना कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। याद रह जाएगा ना? रह जाएगा सर, आप आगे बढ़िए। बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं हम। आप देखो इधर ध्यान से देखिएगा। असंगत बताओ। जिप्सम, भदवासी नागौर। जिप्सम का उत्पादन नागौर में होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तांबा, झुंझुनू के अंदर। तांबा नगरी किसे कहते हैं? झुंझुनू को। फ्लोर्सपार, मांडो की पाल, कहाँ पर? मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर क्या होता है? फ्लोर्सपार का उत्पादन होता है। ये भी बिल्कुल सही है। रॉक फास्फेट, राजसमंद नहीं आएगा, क्योंकि रॉक फास्फेट का जो उत्पादन है वो झामर कोटड़ा उदयपुर में होता है। कहाँ पे होता है? झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर होता है रॉक फास्फेट का उत्पादन, इसलिए क्या है? असंगत। चलो क्वेश्चन संख्या 48। क्वेश्चन संख्या 48 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 48, लौह यस्क प्राप्त होता है। ये होता है दोस्तों आग्नेय चट्टानों से। कहाँ से, किससे होता है? आग्नेय चट्टानों से। राजस्थान में बात करूँ मैं लोहे की खाने तो मोरिजा बानोल। कहाँ पे मिलता है लोहा सबसे ज़्यादा? मोरिजा बानोल के अंदर। जयपुर में मिलता है लोहा सबसे ज़्यादा, राजस्थान में। थुरहंडेर उदयपुर में भी मिलता है। नीम का दाना सीकर में मिलता है। नीमला रायसेला दौसा में भी मिलता है क्या? लोहा, है ना, राजस्थान के अंदर। किससे प्राप्त होता है? आग्नेय चट्टानों से। क्वेश्चन संख्या 49, ध्यान से देखो दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 49 को, ऐश्वर्या विजया भाग्यम क्या है? तेल के कुएं हैं ये। क्या हैं? तेल के कुएं। ऐश्वर्या विजया भाग्यम क्या है? तेल के कुएं। तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर। कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन संख्या 50, देखो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 50 कह रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन संख्या 50 वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण क्या है? राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण क्या बोलते हैं? रेडा। क्या बोलते हैं? REDA। इंग्लिश में पढ़ लेना पेपर के अंदर। रेडा की स्थापना कब हुई? 1985 में। कब हुई दोस्तों? 1985 के अंदर रेडा की स्थापना हुई। रेडा क्या होता है? राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी ये भूगोल वाली यूनिट के 50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। यूनिट में उठाइए, एक एक पॉइंट को मिलाइए यूनिट वाइज। जैसे आपका सिलेबस है ना, उसके अंदर भूगोल संसाधन वाली यूनिट के हर टॉपिक को मिलाइए। क्या आपके लिए सिद्धकारी होंगे या नहीं होंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। यही मत बताते रहिए कि टेस्ट करवाओ सर जल्दी। अरे बिल्कुल हो जाएंगे टेस्ट तो सभी, पर क्या है ये कंटेंट अच्छा लाना पड़ता है आपके लिए। मोस्ट क्वेश्चन लाने पड़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन लाने पड़ते हैं दोस्तों। हम किसी से नहीं बनवाते ऐसे, जैसे किसी को मैं अभी चाहूँ तो किसी से क्वेश्चन आपकी जल्दी जल्दी टेस्ट करवा दूँ बना के, ऐसे नहीं। मैं खुद बनाता हूँ आपके एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप हम पे विश्वास करते हो तो हम आपके साथ बिल्कुल विश्वास तरीके से ही उतरेंगे, ठीक है। और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पीछे वाली क्लासों का रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं कि आगे आएंगे जिसमें ही क्वेश्चन आएंगे। अरे पीछे वाले क्लासें हैं ना हमारी जो निकली है, उनमें ही कई सारे क्वेश्चन ऐसे निकल गए हैं जो पेपर के लिए सिद्धकारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी गलती होती है हमसे तो बिल्कुल माफ़ करिएगा, हम अगले वीडियो में उसको बताएंगे और सुधारेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।